आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर जो है वो मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स के लिए एंड मेजर कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात करेंगे कैंसर होता कैसे। कैंसर के होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेल्स का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है। कि जब हमने बात सेल साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो भी सेल आ रही है उसमें, ठीक है, या फिर G1 फेज़ में आ रही है, G2 फेज़ में आ रही है, तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। तो वो चेक पॉइंट ये देखते हैं कि ये जो सेल आ रही है ये इस फेज़ में जाने के लायक है या नहीं है। अगर वो नहीं होती है तो उस सेल को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो आगे नहीं जा पाती है सेल साइकिल में। तो यही कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जिससे क्या होता है, अपना जो बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ होती है वो हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होती है। बट यहाँ पे जो ये कैंसर सेल होती है इसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है कि ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। इसी वजह से ये अनकंट्रोल ग्रोथ करती है। कैंसर का सीधा सीधा मतलब होता है कि सेल का अनकंट्रोल वे में ग्रोथ करना। उसी वजह से वो क्या करते हैं, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वो ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इतना ज़्यादा वो ग्रो करते हैं कि वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू डिवाइड गिव राइज टू मासेस ऑफ सेल, इनको क्या बोलते हैं, हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कि ये दो सेल्स हैं, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से सेल ए सेल बी तो क्या करते हैं, एक दूसरे की अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट कैसे करते हैं, कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ को चेक करते रहते हैं कि कभी अगर सेल बी की ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी तो सेल ए उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। बट यहाँ पे जो कैंसर सेल होती है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं रहती, इस प्रॉपर्टी को वो खो देता है। अब बात करते हैं जो जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, कैंसर सेल्स ने अनकंट्रोल ग्रोथ करके ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ। ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कैसे क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर जो होता है, बेनाइन ट्यूमर बी से बेनाइन ट्यूमर बी से बैठा हुआ। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, जिस जगह पे हुआ उसी जगह पे बैठा है, रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जिस लोकेशन पे वो होता है, अगर किसी बंदे के हाथ में हुआ, हाथ पे ट्यूमर हुआ, ये इसके बंदे की, ये बंदे का हाथ है, ठीक है, ये अगर इसके हाथ में ट्यूमर हुआ यहाँ पे तो ये सिर्फ यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। तो ये कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर। अब ये यहाँ पे ही हुआ, जैसे इसके हाथ में हुआ, हाथ ही में रहा, तो आगे स्प्रेड नहीं, उसका फर्दर स्प्रेड नहीं होता है। इसी की वजह से ये कम डैमेज कॉज करता है। इसी की वजह से क्या करता है, ये कॉज लिटिल डैमेज, ठीक है, डू नॉट, ये स्प्रेड नहीं होता बेनाइन ट्यूमर। अब दूसरा जो ट्यूमर होता है अपना, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। ठीक है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को ये ट्यूमर हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, तो वो फर्दर स्प्रेड करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड करता है। ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड करता है। अगर किसी बंदे का, ये बंदे का हाथ है, इसके हाथ में अगर ये ट्यूमर हुआ, इस बंदे के हाथ में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जो हाथ में जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके थ्रू क्या करेगा, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचेगा। अब दूसरे पार्ट में मानो वो पहुंच गया किसी बंदे के, वो एब्डोमेन में पहुंच गया, किसी बंदे के एब्डोमेन में पहुंच गया, वहाँ पे स्टमक वगैरह है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उनमें कैंसर कॉज करेगा, उनमें कैंसर कॉज करेगा। मतलब उसके स्टमक में पहुंचा तो स्टमक कैंसर कॉज कर देगा, किसी के लंग में पहुंचा तो लंग कैंसर कॉज कर देगा। और ये पहुंचता कैसे, पहुंचता कैसे, वो पहुंचेगा ब्लड वेसल के थ्रू। ये जो ब्लड वेसल है इस ब्लड के थ्रू पहुंचा, ये ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचा। ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड, तो ब्लड के थ्रू स्प्रेड किया उसने। अब यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए। ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, दूसरे जो सेल्स होते हैं उनको इन्वेड करते हैं और डैमेज करते हैं सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करेगा, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वो दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। बट यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ग्रो करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे दो सेल्स हैं, ठीक है, एक तो सेल का ग्रोथ हो रहा था नॉर्मल तरीके से, ऐसे ग्रोथ कर रहा था, बट यहाँ पे जो कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, इनका सेल डिवीज़न का रेट काफ़ी फास्ट होता है। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा, क्योंकि सेल अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में है ना, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये कैंसर्स है। जो जो अपनी बॉडी के अंदर ये जो नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा है, जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है, बट कैंसर सेल उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न की रेट है काफ़ी फास्ट है, बट जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने लिमिटेड अमाउंट में है। तो इस वजह से क्या होता है,
इस वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो compete करते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिलता, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स तो अपने कैंसर सेल लेके चला गया। तो फिर यहाँ पे क्या करता है, जैसे हमने बात किया कि किसी बंदे के ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात हुआ कि सेल उस जगह से हटती है, यहाँ से इसके हाथ में था ये कैंसर, तो यहाँ से ये ब्लड वेसल के थ्रू पहुँचा दूसरी साइड पे, ये रीच डिस्टेंट साइड थ्रू ब्लड, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये पहुँचेगा, जहाँ पे भी पहुँचेगा वहाँ पे लॉन्च करेगा और वहाँ पे न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लड के थ्रू पहुँचा एब्डोमेन में, एब्डोमेन से ये कहाँ पहुँचा, उसके स्टमक में। अब स्टमक में इसने फिर क्या कर दिया, कैंसर का कॉज कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ये सबसे ज़्यादा एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है इस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। अब बात करते हैं कि कैंसर होता कैसे, इसका कॉज क्या है, कैंसर का कॉज क्या होता है। अब जब हम कैंसर के कॉज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहले आता है कि कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ये तीनों फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। जो भी फैक्टर्स कैंसर कॉज करते हैं उनको अपन बोलते हैं कार्सिनोजेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कार्सिनोजेंस होते हैं, जो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं क्या करते हैं, उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बात करते हैं ऐसे होता कैसे, क्या क्या होता है इसमें। अब फिजिकल एजेंट्स में हम बात कर सकते हैं कि किसी के शार्प टूथ हैं, अपन बात करते हैं कि किसी को बार बार माउथ अल्सर हो रहे हैं उसके शार्प टूथ की वजह से, तो वहाँ पे भी उसको कैंसर हो सकता है। केमिकल एजेंट्स में अपन बात करते हैं जैसे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं जो सिगरेट स्मोक में मिलते हैं, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो वहाँ से भी कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कुछ ऐसे ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, लाइक साइटोमेगेलो वायरस। ये कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। अब यहाँ पे यही बात है कि कुछ रेडिएशन, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बोला जाता है कि जो एक्सरेज होते हैं, हमारे जो एक्सरेज होते हैं वो बार बार उनके साथ उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रेडिएशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होती है, अपनी रेडिएशन होती है। तो वो रेडिएशन क्या करती है, ये फर्दर क्या करती है, ये कैंसर कॉज करती हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रेडिएशंस के अंदर कि वो अपने जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनको इन्वेड करने का प्रॉपर्टी रखते हैं वो। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है, यूवी रेज। ये डीएनए को डैमेज करते हैं, ये डीएनए को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बात हुआ किसका, रेडिएशंस का। अब बात करते हैं केमिकल कार्सिनोजेन। केमिकल कार्सिनोजेन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टोबैको स्मोक के अंदर। टोबैको स्मोक के अंदर जो केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट होते हैं वो लंग कैंसर का मेजर कॉज है, क्योंकि हम बात करते हैं स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनके अंदर लंग कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ वायरस की बात करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। अब ये वायरल ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, ये जो बाकी जो नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं हमने उनको अफेक्ट करेगा और उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अफेक्ट कर देगा ये, तो वहाँ से फिर जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब कुछ जीन्स भी होती है जिनको अपन सेलुलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ये नॉर्मल सेल्स के पास होती हैं, जो दोनों ये जीन्स होती हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल सेल्स के पास होती हैं। बट ये कभी कभी क्या करती है, ये कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है। जैसे किसी को ये रेडिएशंस वाला एक्सपोजर हुआ, एक्सरे का एक्सपोजर हुआ, तो वहाँ पर ये जो क्या करती हैं, जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात किया कि कैंसर हो गया, ठीक है, उसके हमने कॉजेज़ पता कर लिए। अब कैंसर होने के बाद उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, कैंसर हो गया किसी बंदे को तो उसका डिटेक्शन कैसे हम करेंगे। तो कैंसर के डिटेक्शन के लिए हम जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी बंदे को कैंसर हुआ है, तो ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो जो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि क्योंकि हम बात करते हैं कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो जितने पहले हम स्टेज में उसको पता कर लेंगे कि इस बंदे को कैंसर हुआ है, तो वहाँ पे उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उतना ही आसान हो जाता है। अब कैंसर का जो डिटेक्शन होता है किस पे बेस्ड होता है, कैंसर का डिटेक्शन बेस्ड होता है बायोप्सी पे और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ पे। बायोप्सी का मतलब होता है कि ये एक अपना नॉर्मल कोई टिश्यू है, ठीक है, ये अपना नॉर्मल कोई टिश्यू है, तो इसका क्या करते हैं हम, इसके छोटे छोटे पीसेस, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं इसके। फिर इस पार्ट की हम क्या करते हैं, इसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर डाइज होती है अपने पास, उस डाई से हम क्या करते हैं, फिर हम इसका स्मीयर बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर मलेरिया के अंदर, वो अपना ब्लड लेते हैं, ब्लड को फिर एक वो स्लाइड्स में रखते हैं, फिर स्मीयर बनाते हैं, फिर उस स्मीयर को ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कोई फर्दर
यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे ये बात हुआ। तो यही इसमें बायोप्सी में लिखा हुआ। बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, एक सस्पेक्टेड टिश्यू की किसी को बता के किसी के स्टमक में कैंसर है तो स्टमक से कुछ एक टिश्यू लेंगे, उसको 3 सेक्शंस में हमने कन्वर्ट किया, ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स किए, उसके बाद उसको स्टेन किया हमने, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में स्मीयर बना के स्टडी करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं ल्यूकेमिया, किसी को ब्लड कैंसर वगैरह हो, तो ब्लड कैंसर वगैरह में क्या करते हैं, हम उसका ब्लड एंड बोन मैरो से भी उसका टेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर उसको बोन कैंसर हुआ होगा तो जो सेल काउंट है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, डब्ल्यूबीसी का जो नंबर बढ़ता है उसकी बात हुआ है यहाँ पे। अब ये हुआ कि हमने उसको बायोलॉजिकली हमने कैसे, जैसे इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर लिया हमने, उसका बोन मेरो काउंट से हमने देख लिया। तो अब बात करते हैं कि जो एक्सरेज वाले जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, रेडियोग्राफिक जो टेक्निक्स होती हैं, उनसे हम कैसे कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एक्सरे की और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होती है, जो रेडियोग्राफिक जितने भी टेक्निक्स हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो सीटी स्कैन होती है उसके अंदर जो एक्सरे फिल्म को ये जनरेट करती है 3 डायमेंशनल इमेज के पास। तो जो इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं उसकी 3 डायमेंशनल अपने पास इमेज आ जाती है, तो वहाँ पे अपन उसके कोई भी पूरा का पूरा ऑर्गन को अपन स्टडी कर सकते हैं। एमआरआई में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बोला जाता है कि एमआरआई मशीन के पास में बोलते हैं कि कुछ भी आपके पास ऐसा सामान है, लाइक आयरन का कुछ भी पार्टिकल हुआ तो उसके पास जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने पास अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर उस एमआरआई के अंदर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, इससे वे क्या करते हैं, जो मतलब अपन एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को कि इसमें क्या कोई कैंसर तो नहीं है, कोई सेल ग्रोथ एबनॉर्मल तो नहीं है। अब कुछ कुछ कैंसर ऐसे होते हैं यहाँ पे कि जिसके अंदर स्पेसिफिक एंटीजेंस का प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंटीजेंस वो एंटीबॉडी को पकड़ लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं अपन, जो नॉर्मल कोई कैंसर हो रहा है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अपना जो एक बायोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी अपन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, उनको हम पता करते हैं कि इस बंदे की बॉडी के अंदर वो जीन्स तो नहीं है, क्योंकि कई की जो अपने कैंसर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, कि वो फैमिलीज़ में चलते हैं, तो वहाँ पे कुछ कैंसर्स का हमको पता लग जाता है। अभी कौन कौन से कैंसर होते हैं, लाइक ओवेरियन जो कैंसर होते हैं, ओवेरी का जो कैंसर होता है उसके अंदर एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, बी आर सी ए जीन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जीन क्या करता है, ये फैमिली में चलता है। ये अगर किसी की मदर को ओवेरियन कैंसर है, किसी की मदर को ओवेरियन कैंसर है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो बेटी है उसको भी कैंसर हो सकता है। अगर किसी की मदर को ओवेरियन कैंसर है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसकी जो डॉटर है उसको भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है। अब इसके लिए जीन से रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा जीन, BRCA जीन। अब बात किया कि इन जीन्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये जो कैंसर्स हैं उनके प्रिवेंशन में भी हम हेल्प कर सकें। अगर किसी की मदर को ये ओवेरियन कैंसर हो सकता है तो अपन उसकी जो डॉटर होती है उसके अंदर अपन कुछ ऐसा करने का ट्राई करेंगे कि ताकि हम उसकी डॉटर को बचा सकें, ठीक है, उसकी डॉटर में ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि किसी को लंग कैंसर है, यहाँ पे किसी बंदे को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर का उनको पता है वो कैसे होगा, स्मोक से होगा। तो उसको बोलेंगे कि आप या तो स्मोकिंग को अवॉइड करो, या फिर ये जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, लंग कैंसर के लिए स्मोक, हाइड्रोकार्बन जो रेस्पॉन्सिबल है उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टोबैको स्मोक को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अब इतना सब बात हुआ, अब इसके बाद बात करते हैं कि अब कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब पता लगा कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं। अब ये कैसे कैसे करते हैं, तो सर्जरी का तो सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पे भी उस बंदे के ये सर्जरी हम कर रहे हैं, तो इसके अगर कहाँ पे ये कैंसर है उसका, तो कैंसर मतलब इसके स्टमक में कैंसर है, ये उसका स्टमक है, ये इसके स्टमक में कैंसर है, ठीक है, ये इसके स्टमक में कैंसर है। तो इस सिस्टम सर्जरी से क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट निकालेंगे यहाँ से और इसको रिसेक्ट कर देंगे, बॉडी से हटा दूर कर देंगे। तो ये सर्जरी हो गई। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशंस देते हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशंस देते हैं। अब ये रेडिएशंस क्या करती हैं कि जो
कैंसर सेल होती है, क्योंकि अपन को पता है कैंसर सेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड करती है, उनके जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको अपन रेडिएशंस देते हैं। रेडिएशन से वो क्या करेगी, वो उतना ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाती है, तो उनका जो डिवीज़न का रेट है, ठीक है, सेल ग्रोथ हो रहा है वो कम हो जाएगा। वो कम होने के बाद उसका अमाउंट थोड़ा कम होने लगेगा। अब इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्यों देते हैं? इम्यूनोथेरेपी इसलिए देते हैं कि जो कैंसर सेल होता है, ठीक, तो जो वो क्या करेगा, अपने इम्यून सिस्टम को भी वीक करेगा, तो अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उसमें, तो अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो वो उससे फाइट नहीं कर पाता है। अब वो फाइट नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, अपने पेशेंट को अपन इम्यूनोथेरेपी में क्या है, अल्फा इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन क्या है कि ये जो अपना इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, अपने इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रखा है, उस वजह से वो क्या करेगा, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक। अब रेडियोथेरेपी में अपने क्या करा, जो कैंसर ट्यूमर सेल्स हैं उनको लीथली अपन ने मतलब रेडिएशंस दिया उसके पास में। अब यहाँ पे जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें कोई भी हार्म ना हो, उसको हार्म ना हो। फिर अपन बात करते हैं एक सबसे मेन चीज़, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ड्रग्स देते हैं अपन, ड्रग्स देते हैं जो कैंसर सेल को किल कर सके। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर में कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स ही दी जाती है। अब यहाँ पे ये जो ड्रग कीमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हैं अपन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा जो कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हेयर लॉस होता है, उसमें एनीमिया देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हेयर लॉस वगैरह ये सब मतलब परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। जब हम कीमोथेरेपी ड्रग्स को देना बंद करते हैं तो वापस से वो हेयर ग्रोथ, एनीमिया वगैरह वो ठीक हो जाता है। अब मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। किस किस कॉम्बिनेशन की, सर्जरी करना, रेडिएशन थेरेपी करना, कीमोथेरेपी करना। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ड्रग्स देते हैं, उसको सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी से हम उसके साइज़ को कम करते हैं, जितना भी उसका ट्यूमर का साइज़ है उसको कम करते हैं। अगर फिर भी वो ज़्यादा हो रहा है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए अपन रेडियोथेरेपी देते हैं। इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर अपन सर्जरी करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है ट्यूमर सेल्स के पास, ये क्या करते हैं, जो अपना इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देते हैं। उसकी वजह से क्या करता है, जो अपना सेल, अपना जो बॉडी है, तो ये ट्यूमर सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से वो ग्रोथ उसका बढ़ता रहता है। थैंक यू।